नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग की ओर से। आज का टॉपिक है हमारा लोक साहित्य का अनुसंधान। पिछली कक्षा में भी हमने लोक साहित्य के अनुसंधान के बारे में आपको बताया था कि उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता क्या क्या होती है। और जो हम आज नेक्स्ट पॉइंट पर हम विचार करने आ रहे हैं, तो लोक साहित्य का क्षेत्र और लोक साहित्य के विविध रूप क्या क्या है, मतलब प्रकार क्या क्या है उसके। लोक साहित्य के बहुत सारे प्रकार हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य और लोकोक्तियाँ। तो ये सभी को आज मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ। जैसे कल हमने देखा था कि लोक साहित्य होता क्या है, तो आज उसका मतलब प्रचलित शब्द क्या है अंग्रेजी में, फोक। जैसे फोक म्यूजिक हो गया, फोक आर्ट हो गया, फोक जैसे स्टोरीज हो गए, इस टाइप से आज ज़्यादा चर्चित आज शब्दों का प्रयोग, जिसमें फोक शब्द का आज प्रयोग हो रहा है। तो मतलब क्या होता है, ये लोक जीवन पर जो आधारित अभिव्यक्ति होती है, वो सब क्या होते हैं, वो सब हमारी लोक संस्कृति, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रही है। जो हमारी जो रचना या लोक जीवन से या संस्कृति या परंपराएं जो हम देख रहे हैं, वो सब हमारे लोक साहित्य के अंतर्गत ही आ जाती है। तो कल हमने बात किया था कि लोक की विशेषता क्या होती है, लोक साहित्य की विशेषता क्या होती है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है आज। तो लोक साहित्य लोक मानस द्वारा सृजित होती है, मतलब कि वह लोगों के द्वारा ही उत्पन्न होने वाली और उसके उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें हमारी लोक से संबंधित संस्कारें हो गए, रीति रिवाज, परंपरा आदि पर जो हमारी कथाएं लिखी गई है, उसी को वह अभिव्यक्त हमें कराती है। तो लोक साहित्य लोक जनजीवन हो गया, संस्कृति हो गई, रूढ़िवादी परंपरा, प्रथाएं और बहुत सारे जो व्रत, त्योहार, पर्व आदि सभी का हमें वह बोध कराती है, या उत्सवों की हमें प्रधानता को बताती है। तो वह सब हमें एक रूप से हमारी संस्कृति या परंपरा से हमें परिचय कराने का काम ही है लोक साहित्य ही करती चली जा रही है। तो लोक साहित्य की विशेषता तक हम देखे थे, वो किस प्रकार से मौलिक रहती है और सजग रहती है। वह जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, वो ग्रामीण जीवन के हो गए, तो वो किस प्रकार से आज नगरों तक भी वह, जैसे हम ले लेते हैं लोकोक्तियाँ ही उदाहरण में ले लेते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें, इसका अधिकतर प्रयोग हम देखते हैं, कहावतों का प्रयोग हमारे ग्रामीण परिवेश में, और ग्रामीण लोग इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ना कि शहरी की अपेक्षा करके। तो ये सब वहीं की प्रचलन आज और हमारी सभ्यता, रीति रिवाजें जो हमारे पूर्वज से हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते चली जा रही है, वही हमारे लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। तो इस पर भी हम अपना अनुसंधान का विषय या हम अपने शोध का विषय हम चयन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो लोक साहित्य है, या उसकी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज किस प्रकार से पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, उसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो इस पर भी आप अपना काम कर सकते हैं, या पेपर तैयार कर सकते हैं, या एक अच्छा विषय आप निर्धारित कर इस पर आप आगे भी इसका काम कर सकते हैं कि लोक साहित्य का आज कहाँ तक आज हमारे जीवन में उसकी व्यापकता नजर आती है, उसका प्रभाव नजर आता है। क्योंकि आज देखो आधुनिकता आ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं अपनी परंपरा और संस्कृति से एक दूर हटते नजर आ रहे हैं। तो ये जो साहित्यिक और जो हमारी संस्कृति परंपराएं हैं, हमें वो जोड़ने का काम कर रही है, और हमें वो सिखाती है कि किस प्रकार से हम ये इसी परंपराओं को आगे बढ़ाएं करके। तो वह एक आज लुप्त होते हुए नजर आ रही है, तो उसको उजागर करने का काम हम समाज को एक नई प्रेरणा हम दे सकते हैं शोध करके। तो इस क्षेत्र में भी अगर काम करें, तो एक बहुत ही अच्छा, और एक समाज को हम बहुत अच्छा हम अपना विचार और उसे प्रेरणा हम दे सकते हैं कि लोक साहित्य हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों उपयोगी है हमारे जीवन में करके। तो मैं बताने जा रही हूँ कि लोक साहित्य का फिर क्षेत्र क्या होता है, कि लोक साहित्य क्षेत्र की व्यापकता मानव के जन्म से लेकर मृत्यु के पर्यंत तक है। इसमें चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वो सभी को हम इसमें सम्मिलित करके वही वह संपत्ति के रूप में है। क्योंकि जो लोक साहित्य के विषय के क्षेत्र में हम देखते हैं कि समग्र लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक परंपरा प्रथाओं का समूह ही आ जाता है, जिसका प्रचार प्रसार हम कोटि कोटि जन समुदाय तक होता आ रहा है। लोक साहित्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक, भाषाई, शास्त्रीय आदि सभी विषयों का समावेश हम इसमें देखने को मिलता है। चाहे हम देखते हैं कि लोक संस्कृति में हमें भौगोलिक तथा आर्थिक दशाओं का भी चित्रण हमें इसमें प्राप्त होता है कि कहाँ
जहाँ का भौगोलिक अगर हम देखें कि वहाँ पर किस प्रकार का वहाँ पर वातावरण है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, ये सारी चीज़ें भी जो रहती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास की चीज़ें भी इसमें मिश्रित हमें नज़र आती है। तो लोगों के रहन सहन, उनके आचार विचार, खान पीन हो गए, उनके रीति रिवाज, त्योहारें आदि सभी क्षेत्रों की जानकारी हमें ये लोक साहित्य से हमें उपलब्ध हो पाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ लोक साहित्य के विविध रूप, मतलब हम प्रकार के इसमें किस किस प्रकार के हम देखते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया अभी कि विविध रूप प्रकार क्या क्या होते हैं कि तो लोकगीत क्या होता है कि उसके अंतर्गत हम एक अपना कि किस प्रकार के लोकगीतों का इसमें वर्णन होता है कि जो कि हमारे प्रचलित रहते हैं, हमारी परंपराओं को बताते हैं, जो प्रचलन में है। तो इसमें किस प्रकार के गीतों का प्रयोग होता है, तो संस्कार गीत हो गए, पर्व गीत हो गया, या निंदाई गीत हो गया। निंदाई गीत को जैसे कि हम कृषि कार्यों से संबंधित भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जब निंदाई का काम होता है तो किस प्रकार से खुशी की लहर दौड़ जाती है खुशियों में, तो ये आ जाता है। भक्ति गीत आ जाती है, फिर शिशु गीत आ जाता है, इसमें विवाह गीत आ जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के गीत हम इसमें लोकगीत में आ जाते हैं ये सारे हमारे। तो हर क्षेत्रों के अपने अपने लोक साहित्य के गीत होते हैं, नाटक होती हैं, कथाएं होती है। तो इसकी एक रूपरेखा है कि ये इस प्रकार के गीतों को हम लोकगीत कहते हैं करके। और फिर देखते हैं कि लोक कथा क्या है। लोक कथा के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रेम आख्यान, मतलब कि प्रेम से, जैसे कि जो बहुत ही ढोला मारुला दोहा हो गया, इसमें हम देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से प्रेम का आख्यान है, प्रेम का वर्णन बताया गया है, ये सब हो जाते हैं। वीरता के बारे में बताया गया कि जैसे राजा महाराजा उस समय के क्षेत्र के जो वीर राजा गाथाओं का वर्णन होता है, वो सब वीर आख्यान काव्य में आ जाते हैं। फिर अध्यात्म परक के ऊपर भी आ जाता है कि आप किस प्रकार से अध्यात्म में जाएँ, तो आध्यात्मिक बातों का भी उसमें ज्ञान परक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लोक कथा क्या होती है। तो लोक गाथा, लोक कथा क्या होती है। फिर लोक कथा के अंतर्गत हम देखते हैं कि देवताओं की कथा आ जाती है, व्रत कथा आ जाती है, उपदेश कथा आ जाती है, ऐतिहासिक कथा आ जाती है, सामाजिक कथा आ जाती है, या पशु पक्षी की कथा आ जाती है, बच्चों की कथाएँ आती थी जिसमें छोटी छोटी लघु कहानियाँ बोल सकते हैं हम, जो बच्चों को, जैसे लोरी हो गया, इस टाइप बहुत सारी छोटी छोटी कथाओं पर भी हम उस पर भी हम अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक तालिका बनी हुई, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। फिर लोक नाट्य में क्या रहता है, लोक नाट्य में जैसे नाचा गम्मत हो गया, और रामलीला हो गया, रासलीला हो गई, ये सारी लीलाओं का वर्णन इसमें नाटक जो कि रंगमंच पर दिखाया जाता है। तो उसमें नाटक के रूपों में जब कोई भी जैसे नवरात्र का पर्व हो गया या दिवाली के समय में, ये सभी का अधिक प्रचलन रहता है कि 10-10, 15-15 दिन तक ये सब नाटक के रंगमंच में होते रहती है। गाँव की यह उत्सव या मनोरंजन का काम करती है कि वहाँ पर कोई आज मनोरंजन का साधन नहीं है, तो ये सारी जो हमारी परंपराएं हैं, यही सब जो कथाएं के माध्यम से आज लोग अपना मनोरंजन का साधन भी करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारी परंपराओं को हमें बताती है अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में। फिर लोकोक्तियों के अंतर्गत जैसे मैं बताएं, मुहावरे, कहावतें और पहेलियों का हम प्रयोग यहाँ पर करते हैं। फिर आता है कि मैं विस्तार से बताती हूँ आप लोगों की लोकगीत होता क्या है, लोकगीत क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको, जैसे कि मैं बता रही थी आपको लोकगीत होता क्या है, तो इससे विस्तार से अब हम जानते हैं कि ये लोकगीत होता क्या है। तो मतलब ये क्या है, लोक साहित्य में लोकगीतों की एक अलग पहचान है। भारत में वैदिक काल में ही लोकगीतों की परंपरा देखने को हमें मिलती है। इस संदर्भ में इंदु यादव ने स्पष्ट कहा है कि वैदिक युग में भी जब पुत्र जन्म या विवाह आदि के अवसरों पर जो सुंदर गीत गाए जाते थे, ये सब क्या आते हैं, गीत गाथाओं के नाम से प्रचलित थे। तो ये सब अभी की नहीं है, सब वैदिक काल से ही हम ये सब प्रचलन हम देखते चले जा रहे हैं। और अत्यंत देखेंगे सुख दुख हो गया, जन्म हो गया, विवाह, संस्कार, मेला, देव पूजन, उत्सव आदि अवसरों पर पारंपरिक रूप से लोकगीत आज भी गाए जाते हैं। और डॉक्टर वासुदेव सरन लिखते हैं कि शिष्टता से दूर पड़े हुए मनुष्य के हृदय में जब स्वर की लहरें स्वयं ही मतलब कि छलकने लगती है, तो जिसका आनंद स्पष्ट कहलाने वाला मानव भी लेता है। तो मतलब कि जब वह अंदर से
और उसकी हृदय से ही जब वो स्वरी उत्पन्न हो जाती है और जब आनंद से वो छलकती दिखाई देता है तो वह ही मानो होता है। तो विद्वानों ने लोक के अपने अपने मत दिए हैं जिस पर बहुत सारे विचार किए गए हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, वह लिखते हैं कि मानव जीवन के उषा काल से लेकर अवसान समय तक लोकगीत उसके चारों ओर लपटे रहते हैं और शिशु के उदार होते ही चारों तरफ किस प्रकार से लोकगीतों की बौछार प्रारंभ हो जाती है। अतः लोकगीतों में समाज के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो विविध पक्षों के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकगीत किस प्रकार से आज हमारे प्रचलन में है करके। ये थी लोकगीत होती क्या है, जो मानव सभ्यता और संस्कृति का वर्णन हमें कराती है। फिर नेक्स्ट आता है कि हमारा लोक गाथा क्या है। लोक गाथा शब्द अंग्रेजी के बैलेट शब्द का समानार्थी है, क्योंकि लोक गाथा लोक संस्कृति का प्रमुख अंग है, क्योंकि अधिकतर लोक गाथाओं के कथानक जो है वो पुराण आदि धर्म ग्रंथों से संबंधित होता है। कि तो हम विभिन्न विद्वानों ने लोक गाथा पर अपने अपने विचार लिखे हैं कि लोक गाथा वह सरल वर्णनात्मक गीत है जो लोक मात्र की संपत्ति होती है। जिस प्रकार हम मौखिक रूप से उसका प्रयोग करते हैं, वर्णनात्मक हो गया, कथात्मक हो गया, मौख्यात्मक हो गया, तो सरलता को हम लोक गाथा के रूप में, तत्वों के रूप में हमने माना है। तो लोक गाथा साधारण जनों द्वारा रचित होता है जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी भावों की अभिव्यक्ति कराना होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक गाथा की अपनी एक बैलेट, मतलब जो मैं बताई हूँ आपको कि अंग्रेजी में इसे बैलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारी संपत्ति में जो लोक गाथा शब्द अधिक भावव्यंजक हो, मतलब लोक गाथा गायन के लिए भी होती है, कुछ तो नृत्य या वाद के साथ भी गाई जाती है। ये दोनों प्रकार की इसमें होती है, तो कुछ गाया भी जाता है, कुछ नृत्य के द्वारा भी इसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो नृत्य वाद के साथ नहीं गाई जाती उसका भी अपना अपना एक अलग अलग राग होता है जिसके आधार पर गाया जाता है। लोक गाथाएँ अधिकतर अनपढ़ ग्रामीण लोगों के जबान से वह निकली हुई होती है। बाद में उसका संरक्षण हेतु उसका संग्रह करके हम उसमें अलग अलग तरीके से हम उसे प्रकाशित या उसको हम अलग तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक मॉडिफाइड करके हम उसको एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वह हमारी ग्रामीण परिवेश की उपजी और वहीं के लोगों के द्वारा वहीं के जबान से निकली हुई लोक गाथाएँ जो कि आज प्रचलन में चले आ रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी के प्रमुख बहुत सारी जो हमारी गाथाएँ हैं, गाथा या कथा है जो आज प्रमुख है, जैसे कि लोरी चंदा का मैं बताई थी आपको, गोपी चंद हो गया, कुंवर सिंह सोठा, ये सारी चीज़ें जो हमारी लोक गाथाओं के माध्यम से समाज को शिक्षित किया जा सकता है। साथ में हमारे समाज में जो दुष्कर्म से भी मुक्त कराने की प्रेरणा भी इस लोक गाथाओं से हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं यह समाज में एक जो आज दुष्कर्म हो रहे हैं उसको भी मुक्ति दिलाने का काम करती है। एक समाज में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है या उसे दोष रहित करने का भी काम ये सब गाथा और कथा आज हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है, ये क्या कहा जा सकता है इसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है कि लोक कथा क्या होती है। तो लोक साहित्य में लोक कथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक में मौखिक रूप से कथा कही जाने वाली कथाएं भी लोक कथा कहलाती है। तो लोक कथाओं में मनोरंजन तो रहता ही है, साथ में समाज के लिए अनेक कल्याणकारी निर्देश निहित रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोक का कथा साहित्य अत्यंत विशाल होता है और प्रायः सभी देशों में लोक जीवन के विभिन्न प्रकार की कथा कहानी प्रचलित होती है। वे शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार की कथा के समुदायों की परंपरा आज हम देख सकते हैं कि मौखिक संपत्ति के रूप में आज वह उपलब्ध है। तो इस प्रकार से लोक कथाएं मानव जाति की आदिम परंपराएं, प्रथाएं या विभिन्न प्रकार के वो विश्वासों के वास्तविक हमें प्रतिनिधित्व कराने का काम आज वह साहित्य या लोक साहित्य करा रही है। तो लोक में जो कहानियों के माध्यम से हमें ज्ञान की परंपरा पुरानी है, जैसे कि हमें किस प्रकार से पहले हमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो हम जान सकते हैं कि पहले क्या होता था, गाँवों में जो चौपाल लगती थी या खलियान हो गया उसमें बैठकर लोग किस प्रकार से कथाओं सुनते थे। तो वही आज कथाएं किस प्रकार से प्रचलन का रूप ले रही है। तो वही सब आज हमारी लोक कथाओं के रूप में आज
हम उसको पढ़ रहे हैं और उससे हम अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो लोक कथाएँ किस प्रकार विश्वव्यापी हो गई है, देश विदेश की समस्याएं भी और उसके अंतर्गत आ जाती है, और वह किस प्रकार से देश विदेश की परंपराओं को सुरक्षित रखने का काम कर रही है। तो वह कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को वह संजो कर अच्छे से रखने का प्रयास भी यह कर रही है, और हमें साथ साथ में हमें मनोरंजन के साथ साथ हमें उपदेश देने का कार्य भी ये लोक कथा करते चली जा रही है। जैसे इसमें कथाओं में हम देख सकते हैं कि पौराणिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, या धार्मिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, या राजा रानी की कहानी हो गई, या देवी देवता हो गया, भूत प्रेत की। तो ये सारी चीज़ें देखना बच्चों को भी अच्छी लगती है और बड़ों को भी अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से लोक साहित्य का महत्व आज हमारे जीवन में बहुत अधिक है, और हम हमारी संस्कृति और परंपरा के लिए भी इसे जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। फिर मैंने अभी बताया आपको लोक कथा, लोक गाथा और लोकगीत। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको लोक नाट्य क्या होता है। लोक नाट्य जैसे ही मैं बताई, इस विधा का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, अभिनय, संगीत या रंगमंच के द्वारा हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भारत में लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। जैसे कि मैंने बताया था कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जो कि बहुत पुरानी ग्रंथ है, उस पर भी लोक शब्द का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से यह अभी की नहीं है, बहुत पुरानी वैदिक समय की यह लोक नाट्य प्रचलन में है। तो भारत में लोक नाट्य की परंपरा की शुरुआत संस्कृत नाटकों से मानी जाती है, तो जिसमें नृत्य परक लोक नाट्य हो गया, प्रसन्न हो गए। तो उसमें किस प्रकार से प्रसन्नात्मक लोक नाट्य में एक वेशभूषा होती है, जिसमें हास्यप्रद भी होता है, जिसमें वेशभूषा का निर्धारण करके रंगमंच में एक नाटक को निर्धारण किया जाता है। इस माध्यम से व्यंग्यपूर्ण नाटक की भी प्रस्तुति इसमें की जाती है। और वहीं नाट्य परक लोक नाट्य में सामाजिक तथा पौराणिक घटनाओं को आधार बनाकर संगीत, नृत्य तथा अभिनय के द्वारा एक मनोरंजन कराया जाता है। तो साथ ही साथ लोगों का नैतिक विकास भी होता है, और लोक नाट्य के माध्यम से उसे कहीं ना कहीं उसे जानकारी या उसकी महत्ता भी लोगों को पता चलती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 2-3 जो हमारे विद्वानों ने कहा है कि डॉक्टर दशरथ ओझा लिखते हैं कि हिंदी नाट्य परंपरा का मूल स्रोत वह है कि जो जन नाट्य है और जो स्वांग आदि नाम से प्राचीन रूप से अब तक विद्यमान रहे। तो भारत में लोक नाट्य के अलग अलग विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम बोल देंगे तो रामलीला के रूप से या रासलीला के रूप से उसे दिखाया जाता है। मध्य प्रदेश में बोल देंगे तो मांच से हो गया, महाराष्ट्र में बोल देंगे तो उसको तमाशा। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह उसके नाम रख दिए गए हैं। उसका प्रयोग दक्षिण में जैसे कि यशगान कहा जाता है। तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी तरीके से वह अपने अपने लोक नाट्य को प्रस्तुत करते हैं, जिसका यह विविध रूप मैंने आपको बताया, नाम बताया अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से वह प्रचलित है। तो अब मैं बताइए इसमें लोकोक्तियाँ, जो कि गांव में प्रचलित कहावतें रहती है, मुहावरे रहती हैं, वो पहेलियाँ रहती हैं, वो सब आ जाती हैं। फिर लास्ट यह निकलता है कि हम लोक साहित्य हमारे समाज के लिए रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, कहावतों आदि की हमें मौखिक रूप से हमें ज्ञान की प्राप्ति उससे हो जाती है। और उसमें चाहे ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कहीं ना कहीं हो हमारे जीवन में हमें एक नया मार्ग देने का प्रयास करती है, और लोगों को साहित्य से परिचय कराती है, संस्कृति से परिचय कराती है। चाहे वह लोकमानस में हास्य हो, उल्लास हो, सुख दुख हो, अभिव्यक्ति। तो लोक साहित्य का महत्व हमारे हिंदी साहित्य के विकास में एक अमूल्य योगदान हम कह सकते हैं कि इसके बिना हमारा साहित्य ही अधूरा है। क्योंकि जितने भी कवि न, तो हम अगर हिंदी में उसी को रूपांतरण रूप में देखेंगे तो वो कविता, नाटक, उपन्यास, एकांकी का रूप ले लिया है। और लोक साहित्य में देखें तो जो लोक में प्रचलित ये हमारी सभ्यताएँ हैं, वह सब चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा लोक साहित्य का अनुसंधान यहीं पर आज समाप्त होता है। अब कल फिर हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार।